हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 5 दिसंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले यहां पर आपका पहला क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है यहां पर, अगर आपको विजिबल होगा तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा होगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको अगर पता होगा तो क्वेश्चन आप यहां पर बना लोगे। तो क्या है, अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राज्य औद्योगिक न्यायालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पोस्ट जो है 2019 से खाली हो चुका है, जुलाई 2019 से खाली हो चुका है। और जुलाई 2019 तक टीके चक्रवर्ती, ध्यान रखिएगा, टीके चक्रवर्ती इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही साथ प्रोविजन ये किया गया है कि आपके एक अध्यक्ष के साथ, वन चेयरपर्सन के साथ, चेयरमैन के साथ आपके दो अदर मेंबर्स रहेंगे, दो अदर मेंबर्स रहेंगे। बट करेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो टीके चक्रवर्ती जी के सेवानिवृत्ति के बाद से ये पोस्ट जो था खाली था। और हाल ही में रविशंकर शर्मा को, ध्यान रखिएगा, जस्टिस रविशंकर शर्मा को राज्य औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ प्रोविजन ये रखी गई है कि दो अदर मेंबर्स जो रहेंगे उनमें से एक मेंबर है आपके शिव कुमार त्रिपाठी, एक मेंबर जो है आपके शिव कुमार त्रिपाठी हैं, और एक मेंबर का पोस्ट अभी भी वैकेंट है। ध्यान रखिएगा, एक मेंबर का जो पोस्ट है अभी भी वैकेंट है। तो यहां पे अब बात आती है कि राज्य औद्योगिक न्यायालय का काम क्या है। तो जितने भी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट जनरेट होते हैं उन सभी का निपटारा राज्य औद्योगिक न्यायालय में किया जाता है। क्लियर रहेगा? तो इसका अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। क्लियर है? आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं पोषण की डेल्टा रैंकिंग। ध्यान से देखिएगा, स्वास्थ्य एवं पोषण की डेल्टा रैंकिंग में राज्य के किस जिले को आकांक्षी, ध्यान से देखिएगा, आकांक्षी जिलों में देश में प्रथम स्थान मिला है। तो जब पोषण और स्वास्थ्य की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला जहां पे गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त खाना देने में और पोषण युक्त सारी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जो रैंकिंग मिली है वो मिली है 99.93 परसेंटाइल। ठीक है, 99.93 परसेंटाइल के लिए। क्लियर रहेगा? और इस परसेंटेज के साथ छत्तीसगढ़ का नक्सलीवाड़ी, अगर हम बात करें नक्सल इलाकों की, अगर हम बात करें सुदूर क्षेत्रों में, अगर देखते हैं पिछड़े क्षेत्रों की बात करें तो उसमें सुकमा जिला टॉप पे है। ध्यान रखिएगा, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फर्स्ट रैंक पर है, डेल्टा रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण युक्त खाने के लिए, सारी चीजों में, सारी फैसिलिटीज में सुकमा जो है नंबर 1 पे है देश में। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ठीक है, किस चीज का डेल्टा रैंकिंग जारी कौन करता है? डेल्टा रैंकिंग जारी करता है नीति आयोग। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग। अब नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग से पहले था प्लानिंग कमीशन, जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का पार्ट था। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बाद हमारा यहां पर नीति आयोग का प्रोविजन कर दिया गया, प्लानिंग आयोग को हटा करके। तो जब प्लानिंग कमीशन की बात करें हम, तो प्लानिंग कमीशन 12वां प्लानिंग कमीशन रनिंग था जब नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर रहेगा यहां पर। तो यहां करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा द्वितीय अनुपूरक बजट के रूप में कितने रुपए का बजट पेश किया गया है। अब बात आती है कि अनुपूरक बजट, क्या आपको पता है अनुपूरक बजट? तो जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, भारत का संविधान जब आप पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ना होता है एक्सेस इन ग्रांट। ठीक है, एक्सेस इन ग्रांट। इसके अलावा आपको पढ़ना होता है एडिशनल एस्टिमेशन, और इसके साथ साथ एडिशनल एस्टिमेशन के साथ साथ आपका सब्सिडरी एस्टिमेशन, यानी कि अतिरिक्त, अनुपूरक या फिर आपका एक्सेस ग्रांट।
ठीक है, इन सभी के बारे में हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं, जब हम बिल्स के बारे में पढ़ते हैं, विधेयकों के बारे में पढ़ते हैं। तो जब राजभाषा की राज्य व्यवस्था की भाषा की बात करें, पॉलिटी की भाषा में हम प्राकलन को ही इकोनॉमी की भाषा में बजट कहते हैं। प्राकलन मतलब अनुमान लगाना कि एक सरकार को एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए खर्च होने वाले हैं, कितने रुपए की योजनाएं आएंगी, इन सब का एस्टिमेशन करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा। तो जब आप यहां पर देखेंगे एडिशनल ग्रांट का, तो हाल ही में राज्य सरकार ने भूपेश बघेल जी ने सेकेंड अनुपूरक बजट पेश किया है, और इस बजट में टोटल अमाउंट जो है रखा गया है 4,337 करोड़ लगभग, 4,337 करोड़ लगभग। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 4,337 करोड़ में क्या क्या चीजें होंगी, तो अलग अलग कॉलेजेस ओपन होंगे, कॉलेजेस के साथ साथ नए नए रोजगार के पद की अगर हम बात करें तो उसको सृजन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हाफ बिजली बिल योजना के लिए 83 करोड़, ध्यान रखिएगा, हाफ इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए अगर हम बात करें, हाफ इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए तो 83 करोड़ रुपीस निकाला गया है। इसके अलावा राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूरों के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पे टोटल आपका जो है 129 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 950 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो ये अगर देखिएगा यहां पर कि इन सभी अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे किया गया है, तो ये आपका क्राइटेरिया जो है यहां पर बना करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? पहली चीज आपको याद होना चाहिए 2 से 3 दिसंबर तक की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली कंसीडर किया जाता है 2 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 2 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है? तो भोपाल गैस त्रासदी में जितने लोग मरे थे, यानी जितने भी पीड़ित लोग थे, उन सभी के सम्मान में, भोपाल गैस त्रासदी के सम्मान में, त्रासदी के पीड़ितों के सम्मान में, ध्यान रखिएगा, पीड़ितों के सम्मान में प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी औद्योगिक या मैनमेड, इंडस्ट्रियल और मैनमेड जितने भी पॉल्यूशन है, या फिर जितने भी अगर हम बात करें तो जितने भी हजार्डस इन्वायरमेंट जनरेट होते हैं, उन सब के प्रति लोगों को जागरूक करना, औद्योगिक प्रदूषण से कैसे बचना है, उसका बेहतर प्रबंधन क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में बात करना। और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? 1984 में, 1984 में। ठीक है, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। भारत में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के सम्मान में मनाया जाता है, यह भी सही है। तीसरा है आपका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण पर जागरूकता फैलाने, यानी कि यहां पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस व्यक्ति को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया अहमदाबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद में। कब आयोजित किया गया? 27 नवंबर को। और इसके अलावा किसने ऑर्गेनाइज किया? तो ध्यान रखिएगा, गोपाल किरण समाज सेवा संस्थान, ध्यान रखिएगा, गोपाल किरण समाज सेवा संस्थान ग्वालियर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। समाज सेवा संस्थान ग्वालियर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें छत्तीसगढ़ से 27 वर्षों से लगातार सामाजिक कार्य करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता दौलत राम कश्यप को अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दौलत राम कश्यप जी जो है पिछले 27 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, और इनको 27 वर्षों के सामाजिक कार्यों हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में अगर हमने देखा छत्तीसगढ़ में, तो ये बोला गया था कि बिलासपुर से लेकर के न्यू दिल्ली,
ठीक है, न्यू दिल्ली और बिलासपुर से लेकर के गोंदिया के बीच में 2 ट्रेनें चलाई जाएगी। अब जो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से गोंदिया के बीच में जो ट्रेन चलाई जाने वाली थी वंदे भारत, अब इसको एक्सटेंशन दे दिया गया है बिलासपुर से लेकर के नागपुर तक। ठीक है, बिलासपुर से नागपुर तक। और 1 वीक में अगर हम बात करें, 1 हफ्ते में ये 6 दिन चलाई जाएगी, 6 डेज चलाई जाएगी। टोटल टाइमिंग की अगर हम बात करें, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 412 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 5 आवर्स 30 मिनट में कवर आउट करना रहेगा इसको। ठीक है, वंदे भारत। कोचिंग डिपो कहां पे बन रही है? गोंदिया में और बिलासपुर में। क्लियर रहेगा, गोंदिया और बिलासपुर में। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो अभी फिलहाल 2 शहर को, बिलासपुर और नागपुर के बीच में पहला वंदे भारत एक्सप्रेस 11 दिसंबर से, ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर से स्टार्ट की जाएगी। स्टॉपेज कहां कहां पे होगा? तो ये बिलासपुर से निकलने के बाद सीधा आपका रायपुर में रुकेगी, रायपुर के बाद आपका दुर्ग में, दुर्ग के बाद आपका गोंदिया में, गोंदिया के बाद आपका एनजीपी में, नागपुर में। ठीक है, ये इसका रूट रहेगा। 5.5 घंटे की टाइमिंग रहेगी, 412 किलोमीटर की। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉपेज दिया गया है, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया और नागपुर के लिए। ठीक है, तो यहां पर हो गया कि पहला वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर और नागपुर के बीच में चलाई जाएगी। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में नए खेलो इंडिया के नए लघु केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कर कथन सत्य कौन सा है चुनना है आपको। तो छत्तीसगढ़ राज्य में नए खेलो इंडिया, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में नेशनल गेम्स हुआ सितंबर में नेशनल गेम्स हुआ। तो इन सभी चीजों को देखते हुए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में 7 नए लघु केंद्र, खेलो इंडिया नए लघु केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। और इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य के 7 जिलों का चयन किया गया है। 7 जिलों में से सुकमा, कांकेर, बालोद, बलौदाबाजार, दुर्ग और रायगढ़ मुख्य रूप से शामिल हैं। 7 जिलों में 7 नए खेलो इंडिया लघु केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसके लिए कुल आपका 7-7 लाख रुपए हर एक डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक केंद्र के लिए। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को, जितने भी यहाँ पे 7 जिलों को 7-7 लाख रुपए दिए जाएंगे इन केंद्रों में सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु। क्लियर है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। बोला गया है भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में राज्य में 7 नवीन लघु केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। सही बात है। दूसरा, नवीन लघु केंद्र के राज्य के अलग अलग जिलों में बनाए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, सभी केंद्रों को 9 लाख रुपए की राशि विकास के लिए आवंटित किए जाएंगे। गलत है, राशि जो है 7 लाख रुपीज है। तो यहां पे आपका स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ही करेक्ट है। तो ऑप्शन जो होगा यहां पर आपका बन जाएगा फर्स्ट। यहां पर छूटा हुआ है फर्स्ट, केवल 1 और 2। ठीक है, केवल 1 और 2। ठीक है, ओनली 1 ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, दैट इज आपका ऑप्शन ए ही यहां पर सही है, केवल 1 और 2। तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, बिकॉज राशि जो है जो आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है ये आपका सिर्फ 7 लाख रुपए है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, डिजिटल रूपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। डिजिटल रूपी, आप सभी को पता होगा कि केंद्रीय बैंकिंग की अगर हम बात करें, केंद्रीय बैंक जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड बैंक की अगर हम बात करें, सेंट्रल बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक में अगर हम बात करें, आरबीआई के द्वारा हाल ही में ई रूपी, ठीक है, डिजिटल मुद्रा ई रूपी की शुरुआत की गई है। और ई रूपी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बैंक खाते की अनिवार्यता को खत्म कर दी जाएगी। आपके यहाँ पे बैंक का अकाउंट होना जरूरी नहीं है। दूसरा, पैसे को इशू करना यानी जारी करना और वित्तीय लेन देन को सुगमता से बढ़ाना, यानी कि इसके लिए एक विशेष पहल की गई है कि जितनी भी वित्तीय लेन देन हो रही है, साथ ही साथ पैसा जारी करने में जितना हमारा लागत आता है, उन सभी को कम करने के लिए डिजिटल रूपीज, ध्यान रखिएगा, डिजिटल रूपी की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे डिजिटल रूपी के संबंध में कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी के लिए डिजिटल रूपी की शुरुआत की है। तो ऑब्वियसली डिजिटल रूपी जब है तो डिजिटल करेंसी होगी, तो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, डिजिटल रूपी के लिए बैंक खाता रखने की अनिवार्यता नहीं है। जाहिर सी बात है, आपके लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप वहां पे क्या कर रहे हो, डिजिटल करेंसी यूज कर रहे हो। तो यहां पर आपका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जिस तरीके से हम देखते हैं इथेरियम, बिटकॉइन
अलग अलग टाइप के डिजिटल करेंसीज हैं, यहां भी हमारा डिजिटल रुपी जो है डिजिटल करेंसी के रूप में इंडिया का आएगा। अब बात आती है नेक्स्ट की पैसा जारी करने और वित्तीय लेन देन की लागत कम करने हेतु विशेष पहल है। जाहिर सी बात है, जब हमें करेंसी डिजिटल के फॉर्म में रखना होगा, डिजिटल करेंसी रखनी होगी, तो पैसा जारी करने और उसके लेन देन पे हमारी लागत कम हो जाएगी। तो यहां पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो बन जाएगा वो होगा आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखिएगा तो बहुत सारे द्वीप समूह हैं। तो नॉर्थ और सेंट्रल, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ और सेंटर इन दोनों के 16 द्वीपों को, 16 आइलैंड की अगर हम बात करें तो 16 आइलैंड और साउथ के 5 आइलैंड जो है, साउथ अंडमान के 5 आइलैंड का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, परमवीर चक्र विजेताओं को सम्मान देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने यह घोषणा की है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के ऊपर रखा जाएगा। अब ये परमवीर चक्र विजेता कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो नॉर्थ और सेंट्रल के 16 आइलैंड और साउथ अंडमान के 5 आइलैंड का नामकरण जो है सोमनाथ शर्मा और करम सिंह, जो कि परमवीर चक्र विजेता है इंडियन आर्मी में, इनके नाम पर रखा जाएगा, सोमनाथ शर्मा और करम सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी परमवीर चक्र विजेता या फिर इंडियन आर्मी के किसी रियल हीरो की अगर हम बात करें, रियल सेलिब्रिटी की बात करें, उनके नाम पर किसी आइलैंड का नाम रखा जाएगा, वो भी इंडिया में। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, सोमनाथ शर्मा एंड करम सिंह। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपका वर्ष 2022 का क्रिकेट का विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन सी टीम बनी है। वर्ष 2022 का सबसे पहले आपको यहां पे पता होना चाहिए कि फाइनल मैच जो है महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच खेला गया, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच में खेला गया। इसी मैच में ऋतुराज गायकवाड़, महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ इस टूर्नामेंट के 12वां शतक लगाए हैं। ठीक है, 12वां शतक लगाए हैं और इसी मैच में 6 बॉल पे 7 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी जो 6 बॉल्स पे 7 6 मारे हैं, इनका जो खिताब है अपने नाम पे किया है इन्होंने। मैन ऑफ द सीरीज के बारे में बात करें या प्लेयर ऑफ द सीरीज के बारे में बात करें तो दोनों यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है, ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है और गायकवाड़ को मिला है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी इस साल की जो ट्रॉफी है वो सौराष्ट्र की टीम जीती है। ठीक है, सौराष्ट्र की टीम जीती है, दैट इज गुजरात की टीम जीती है। और यहां पर जब आप देखेंगे तो सौराष्ट्र की टीम पूरे 15 सालों के बाद ये ट्रॉफी अपने नाम लेके गई है, पूरे 15 सालों के बाद ये ट्रॉफी अपने नाम लेकर के गई है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो आज का क्वेश्चन है इंपैक्ट प्लेयर का संबंध निम्न में से किस खेल से है। ध्यान से देखिएगा, इंपैक्ट प्लेयर का संबंध निम्न में से किस खेल से है। फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो ये था आज का सेशन। अब मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ गाइज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ऑनलाइन के साथ साथ हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गई हैं। चाहे आप टीचर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर छत्तीसगढ़ टीचर केंद्रीय विद्यालय संगठन हो या फिर आपका एनवीएस, किसी भी तरीके का टीचर पोस्ट के लिए आप, या वनडे एग्जाम का लाइक एसएससी, व्यापम, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स का ऑफलाइन मोड में बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।